दोस्तों 19 जनवरी 1990 की रात अचानक से पूरे कश्मीर की लाइट चली जाती है, केवल मस्जिदों को छोड़कर। तभी उन मस्जिदों से ऐलान होता है कि ये कश्मीर हम मुसलमानों का है और हमारे कश्मीर से इन कश्मीरी पंडितों का नामो निशान मिटा दो। वहाँ 2 दिन तक केवल 2 आवाजें आईं, एक गोलियों की और दूसरी हिंदू बच्चियों और औरतों की। सड़कों पर नारे लग रहे थे कि कश्मीर में अगर रहना है तो अल्लाह अकबर कहना है। कश्मीर की मस्जिदों में उन दिनों सिर्फ एक ही आवाज गूंज रही थी, निमाज़े मुस्तफ़ा और हमें पाकिस्तान चाहिए। और हिंदू औरतें तो चाहिए मगर उनके मर्दों के बिना। कश्मीर में रहने वाले 70,000 से ज्यादा पंडितों ने घाटी छोड़ दी और ये सेकुलर भारत देखता रह गया। नमस्कार। आज के शो में कुछ बात करेंगे पुरानी। हालांकि मेरा प्रयास रहता है कि इस प्रकार की जो स्टोरी हो उनको हम संडे स्पेशल में कवर करें, लेकिन रविवार अभी दूर है और तारीख आज की है, यानी कि 19 जनवरी की। 19 जनवरी 1990 एक ऐसा दौर जिसने इस देश की राजनीति, इस देश के सौहार्द और इस देश की शांति पर पूरी तरीके से एक कुठाराघात किया। वो तारीख है, हालांकि ये एक ओवर द पीरियड, एक लंबे समय में सब कुछ ऐसा हुआ, लेकिन फिर भी 19 जनवरी की रात को कोई भी भारतीय नहीं भूल सकता और ना ही भूलना चाहिए। बहुत सारी जनरेशन के लोग ऐसे भी हैं, नई जनरेशन के, जिन्हें इस तारीख के बारे में पता ही नहीं कि हुआ क्या था, लेकिन आज की तारीख में इसको जान लेना बहुत आवश्यक है। कश्मीर घाटी के इतिहास में 19 जनवरी 1990 की तारीख केवल एक कैलेंडर परिवर्तन का प्रतीक नहीं है, बल्कि यह एक प्राचीन सभ्यता के अपने ही घर से उखाड़े जाने की शुरुआत का काला अध्याय है। लगभग 3 दशक पहले शुरू हुआ यह विस्थापन, जिसे कई विद्वान और उत्तरजीवी एथनिक क्लींजिंग यानी कि जातीय सफाया के रूप में परिभाषित करते हैं, भारतीय लोकतंत्र और न्याय व्यवस्था के माथे पर एक गहरा घाव बना हुआ है। यह रिपोर्ट इस त्रासदी के ऐतिहासिक मूल, 19 जनवरी की उस भयावह रात के मनोविज्ञान प्रभाव, कश्मीर में हुए लक्षित हत्याकांडों और सबसे महत्वपूर्ण रूप से भारतीय न्यायपालिका द्वारा इस मामले को पुराना कहकर न्याय से इनकार करने की वैधानिक विसंगतियों का विस्तृत और मार्मिक विश्लेषण प्रस्तुत करती है। यह रिपोर्ट मैंने इंटरनेट पर अभी तैयार की कुछ देर पहले ही, और मैंने सोचा कि इस घटना का पूरा जिक्र किया जाए। देखिए, कश्मीर में हिंदुओं का निष्कासन कोई अचानक से शुरू नहीं हुआ था, बल्कि यह वर्षों से तैयार की जा रही एक सुनियोजित पटकथा का परिणाम था। 1980 के दशक के दौरान घाटी के सामाजिक और राजनीतिक परिदृश्य में धार्मिक कट्टरपंथ का संचार होने लगा था। पाकिस्तान की ISI ने घाटी की पारंपरिक सूफी संस्कृति को वहाबी विचारधारा में बदलने के लिए सक्रिय प्रयास किए, जिसका मुख्य उद्देश्य हिंदुओं और मुसलमानों के बीच के सह अस्तित्व को समाप्त करना था। शेख अब्दुल्ला और उसके बाद की सरकारों द्वारा लगभग 300 स्थानों के नाम बदलकर इस्लामिक करना, मस्जिदों से सांप्रदायिक भाषणों की पुनरावृत्ति और 1987 के चुनाव में हुई कथित धांधली ने चरमपंथियों को एक ऐसा मंच प्रदान किया जहां आजादी का नारा धार्मिक वर्चस्व के साथ जुड़ गया। 1986 में अनंतनाग में हिंदू मंदिरों और संपत्तियों पर हुए हमले इस आने वाले तूफान की पहली आहट थे। आपको मैं बता दूं कि 1980 से 4 नवंबर 1989 तक एक बड़ा अजीबोगरीब दौर चला। 19 जनवरी की रात की जो घटना है, आपने अगर फिल्म देखी हो द कश्मीर फाइल्स, उस फिल्म का पहला सीन वहीं से है। श्रीनगर को दिखाया गया है, एरियल शॉट है, उसमें यह दिखाया जाता है कि किस तरीके से मस्जिदों से ऐलान हो रहे हैं। और इस 19 जनवरी 1990 की रात को लास्ट नाइट टुगेदर के रूप में कहा जाता है, मतलब जब हिंदू मुस्लिम लास्ट टाइम साथ साथ कश्मीर घाटी में रहे। उस रात जो कुछ हुआ वह केवल नारेबाजी नहीं थी, बल्कि कश्मीरी पंडितों के अस्तित्व पर एक सीधा और हिंसक प्रहार था। रात लगभग 9 बजे पूरी घाटी की मस्जिदों के लाउडस्पीकर एक साथ गूंज उठे। इन लाउडस्पीकरों में
कोई अजान नहीं हो रही थी, बल्कि डराने वाले नारे और धमकियां दी जा रही थी। उस रात सड़कों पर हुजूम उमड़ पड़ा था। युवा, वृद्ध, महिलाएं और बच्चे कड़कड़ाती ठंड में बाहर निकल आए थे और अलाव जलाकर नारेबाजी कर रहे थे। इस भीड़ का उद्देश्य स्पष्ट था, कश्मीरी पंडितों को यह एहसास कराना कि अब इस धरती पर उनके लिए कोई जगह नहीं बची है। कुफ्र यानी कि अधर्म और बुत प्रस्ती यानी कि मूर्ति पूजा जो हिंदू करते हैं, उसको खत्म करने के आह्वान ने घाटी के धर्मनिरपेक्ष ढांचे को पूरी तरीके से तहस नहस कर दिया था। उस भयावह रात के दौरान कुछ नारे इस्तेमाल किए गए। आपने कश्मीर फाइल्स फिल्म में इनको सुना भी होगा, रिलिव, सिलिव एंड गलिव। इसका मतलब है मिल जाओ यानी कि इस्लाम अपनाओ, भाग जाओ या मर जाओ। इसका उद्देश्य यह था सिर्फ कि पंडितों के पास केवल 3 ही विकल्प हैं कि या तो अपना धर्म बदल लो, यहां से भाग जाओ, या वरना मारे जाओगे। इसके अलावा अशिश, गथिस, कशीर, भतव, बगैर, भतविन, सैन, ये अरबी फारसी के शब्द हैं। इसका मतलब था कि हमें कश्मीर चाहिए, कश्मीर पंडित पुरुषों के बिना, लेकिन उनकी महिलाओं के साथ। जरा सोचिए क्या कहा जा रहा था कि हमें कश्मीर चाहिए पंडित पुरुषों के बिना, लेकिन उनकी महिलाओं के साथ, यानी कि उनकी महिलाओं के साथ हम कुछ करने वाले हैं। आपने कश्मीर फाइल्स फिल्म में देखा होगा क्या क्या किया गया है उसमें। इसका मतलब सीधा सा यही था कि कश्मीरी हिंदुओं को उनकी गरिमा और सुरक्षा पर सबसे जघन्य प्रहार। दूसरा, एक नारा लगाया जा रहा था, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, क्योंकि महबूबा मुफ्ती की बहन के लिए छोड़ा गया था आतंकवादियों को और पूरा कश्मीर जश्न मना रहा था। पाकिस्तान बनाने के लिए कश्मीर बनेगा पाकिस्तान के नारे हर जगह गूंज रहे थे। अलगाववाद को धार्मिक रंग देकर भारत के साथ जुड़ाव खत्म करना, यह इसका मुख्य उद्देश्य था। और ला इलाहा इल्लल्लाह आजादी का मतलब क्या कि अल्लाह के सिवा कोई भगवान नहीं, यही आजादी का मतलब है। आजादी को पूरी तरीके से एक धार्मिक क्रांति के रूप में परिभाषित करना। प्रशासन का पतन उस रात इतना गहरा था कि पुलिस थानों से गायब थी, कानून व्यवस्था पूरी तरीके से मस्जिदों और मुल्लाओं के हाथों में चली गई थी। पंडित परिवारों ने अपने घरों की खिड़कियों से देखा कि उनके ही पड़ोसी, जिनके साथ वे दशकों से रह रहे थे, अचानक अजनबियों की तरह व्यवहार करने लगे और उस चिल्लाती हुई भीड़ का हिस्सा बन गए। और इसके बाद जो हुआ वो सब इतिहास में दर्ज है। कई घटनाएं हुई, मैं बताता हूं, मैंने सारे घटनाएं निकाली हैं। टीकालाल टपलू जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और एक सम्मानित वकील थे, उनकी हत्या की गई। यह संदेश दिया कि राजनीतिक संरक्षण अब प्रभावी नहीं है। उनके पड़ोसी मुस्लिम परिवार भी उनकी मृत्यु पर विलाप कर रहे थे, लेकिन आतंक का साया इतना गहरा था कि सामूहिक विरोध संभव नहीं था। इसके बाद न्यायमूर्ति नीलकंठ गंजू को बीच बाजार में मार दिया गया। गंजू ने आतंकवादी मकबूल भट्टो को मौत की सजा सुनाई थी। एक पूर्व न्यायाधीश की दिन दहाड़े हत्या ने यह स्पष्ट कर दिया कि जो कोई भी भारत के कानून का पालन करेगा उसे मृत्यु दंड दिया जाएगा। इसके अलावा गिरजा टिक्कू वाला इशू, उसका भी सुनिए। हत्याकांडों में, जितने भी हत्याकांड हो रहे थे, उसमें महिलाओं को क्रूरता का शिकार बनाया गया, रूह कंपा देने वाला है। सरला भट्ट जो कि SKIMS में एक नर्स थी हॉस्पिटल में, उसका अपहरण किया गया, सामूहिक बलात्कार किया गया और उसकी हत्या कर दी गई। इसी प्रकार गिरजा टिक्कू के साथ हुई बर्बरता की कहानियां आज भी पंडित समुदाय के घावों को हरा कर देती हैं। यह घटनाएं केवल अपराध नहीं थी, बल्कि एक पूरी पीढ़ी को मानसिक रूप से पंगु बनाने का हथियार थी। सतीश कुमार टिक्कू की हत्या 2 फरवरी 1990 को हुई थी। हत्यारा कोई और नहीं बल्कि उसका पूर्व सहपाठी फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टू कराटे था। बिट्टा कराटे ने 1991 के एक साक्षात्कार में कैमरे के सामने यह स्वीकार किया कि उसने सतीश टिक्कू सहित 20 से अधिक कश्मीरी पंडितों की हत्या की थी। उसने बिना किसी पछतावे के कहा था कि ऊपर से आदेश मिले थे और अगर उसे अपने भाई को भी मारने का आदेश मिलता तो वो पीछे नहीं हटता। जनवरी से मार्च 1990 के बीच लगभग 1 लाख पंडितों ने घाटी छोड़ दी। पंडितों शब्द में शायद वो बात नहीं है, हिंदुओं में सारे हिंदू ही थे, पंडित भी। यह पलायन इतना अचानक और डरावना था कि लोग अपना सब कुछ, घर, जमीन, व्यापार, यादें
सब पीछे छोड़ आए। ट्रक का किराया रातों रात सैकड़ों से हजारों रुपयों में पहुंच गया और विस्थापन के बाद की स्थिति और भी नरकीय थी। जम्मू के तपते मैदानी इलाकों में पंडितों को कैनवास के तंबुओं में रहना पड़ा। घाटी की ठंडी जलवायु के अभ्यस्त लोगों के लिए जम्मू की गर्मी जानलेवा साबित हुई। लू, सांप के काटने से और डिप्रेशन के कारण सैकड़ों लोग इन कैंपों में मारे गए। अगर रिकॉर्ड की मैं बात करूं, जम्मू के शरणार्थी शिविर में 37,285 परिवार रहे। भीषण गर्मी, स्वच्छता का अभाव, गंदगी, स्वास्थ्य का अभाव, इन सबको झेला। दिल्ली और एनसीआर में 19,338 परिवार रहे जिनकी पहचान का संकट था। शहरी जीवन में वो कैसे रहे कुछ पता नहीं था। अन्य भारतीय राज्यों में भी 1240 परिवार कश्मीर से विस्थापित होकर आए और उनके सामने परेशानी ये थी कि वो सबके साथ अपनी भाषा भी नहीं बोल सकते थे। और इससे भी बड़ा दुर्भाग्य ये देखिए कि 2017 में रूट्स इन कश्मीर नाम के एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में एक याचिका दायर करके 1989 और 1990 तक के दौरान हुई पंडितों की हत्याओं की जांच फिर से शुरू कराने की मांग की थी। हालांकि न्यायालय ने इस याचिका को यह कहकर खारिज कर दिया कि अब 27 साल से अधिक बीत चुके हैं और साक्ष्य मिलने की संभावना ना के बराबर है। जबकि दिल्ली में हुए सिख विरोधी दंगे 1984 में हुए थे, उनकी जांच आज तक चल रही है। उनमें लोगों को आज तक इंसाफ मिल रहा है। इस निर्णय ने पंडित समुदाय को गहरा आघात पहुंचाया। उनके लिए न्याय की कोई सीमा नहीं रह गई थी। जब 1984 के सिख विरोधी दंगों की जांच दशकों बाद हो सकती है, तो कश्मीरी हिंदुओं के साथ हुए इस अन्याय की जांच क्यों नहीं हो सकती? इसी के विरोध में 2022 में एक क्यूरेटिव याचिका दायर की गई, जिसमें तर्क दिया गया कि केवल देरी के आधार पर न्याय से इनकार करना वैधानिक भूल है। बिट्टा कराटे, जिसने कैमरे पर हत्याएं कबूल की थी, 2006 में जमानत पर रिहा कर दिया गया था। टाडा अदालत ने टिप्पणी की थी कि अभियोजन पक्ष ने मामले में कोई रुचि नहीं दिखाई, मतलब कमियां सरकार की तरफ से थी और साक्ष्य प्रस्तुत करने में सरकार विफल रही। यह राज्य की विफलता का एक चरम उदाहरण था, जहां एक स्वघोषित हत्यारा कानूनी खामियों के कारण 16 साल जेल में रहने के बाद बाहर आया। सतीश टिक्कू के परिवार के लिए यह न्याय नहीं, उपहास था। वर्तमान में बिट्टू कराटे टेरर फंडिंग के आरोप में जेल में है, क्योंकि अब गृह मंत्री अमित शाह हैं। लेकिन सतीश टिक्कू की हत्या का मुकदमा अभी भी श्रीनगर की निचली अदालत में लटका हुआ है। जनवरी 2026 की अगर नवीनतम स्थिति की मैं बात करूं, तो अदालतें अभी भी एफआईआर की स्थिति रिपोर्ट मांग रही हैं, जो न्याय की कछुआ गति को दर्शाता है। यासीन मलिक, जो जेकेएलएफ का प्रमुख है, वर्तमान में टेरर फंडिंग के मामले में उम्र कैद की सजा काट रहा है। एनआईए ने दिल्ली हाई कोर्ट में उसके लिए मौत की सजा की मांग की है, जिस पर 28 जनवरी को सुनवाई होनी है। हालांकि 1990 में वायुसेना के 4 अधिकारियों की हत्या के मामले में उस पर मुकदमा अभी निर्णायक स्थिति में पहुंचना बाकी है। 5 अगस्त 2019 को गृह मंत्री बनने के बाद अमित शाह ने अनुच्छेद 370 को निरस्त किया था और कश्मीर को भारत में एक तरीके से ऑफिशियली मिलाने की कोशिश की थी। विशेष रूप से जो राज्य की जांच एजेंसी है एसआईए, उसके गठन के बाद पुराने मामलों को फिर से खोला जा रहा है, जिन्हें ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। इन सब मामलों को आपने देखा होगा, विवेक अग्निहोत्री ने अपनी फिल्म द कश्मीर फाइल्स में बखूबी दिखाया है। आज मैं देख रहा था, एक वीडियो आ रहा था फिल्म अभिनेता अनुपम खेर का, जो कश्मीर फाइल्स में एक मुख्य किरदार प्ले करते हैं। उस वीडियो में अनुपम खेर ने भी अपनी पीड़ा बयान की है, क्योंकि भी वो भी कश्मीर से ही आते हैं। उनका वीडियो जरा सुनिए। दोस्तों, आज 19 जनवरी 2026 है। आज से 36 साल पहले 19 जनवरी 1990 को 5 लाख कश्मीरी पंडितों को, कश्मीरी हिंदुओं को अपने घरों से निकाल दिया गया था। आप सबने कश्मीर फाइल में देखा होगा। कश्मीर फाइल में जो दिखाया गया, वो जो हुआ उसका केवल 10% था। बहुत सारे लोग चाहते हैं इस बात को भूल जाने, और हर साल हम इस बारे में क्यों बात करते हैं। मुझे लगता है कि अगर खुशी के बारे में हर साल बात की जाए, तो त्रासदी और ट्रेजेडी के बारे में भी हर साल बात होनी चाहिए। ये एक किस्म का
ट्रिब्यूट होता है उन लोगों को जिन्होंने अपने करीबी लोग खोए हैं, करीबी लोगों को ने अपना घर छोड़ दिया है। मेरी माँ आज भी कहती है कि कश्मीर जाना है। घर बहुत लोगों के खाली हुए हैं। इसके बारे में जितना बोला जाए, कहते हैं ना कि ना भूलेंगे ना भूलने देंगे, बहुत सही है, बहुत ज़रूरी है। हमारे पास सिवाय इस बात को बात करने के और क्या है। अब बहुत सारे सिनिकल लोग आएंगे कि अब तो आप लोगों के चाहने वाले हैं और सरकार है और ये है। आर्टिकल 370 का हटना बहुत अच्छा था, बहुत ज़रूरी था। हम सब कश्मीरी पंडित बसना चाहेंगे, लेकिन डर के माहौल में और खौफ के माहौल में आसान है बोलना कि आप चले जाओ, ऐसा होता नहीं है। बट मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाली पुश्तों में से हमारे बच्चे, हमारे ग्रैंड चिल्ड्रन हो सकता है जाएंगे अपने अपने घरों में, ऐसे वातावरण में जहाँ कोई डर ना हो, जहाँ कोई खौफ ना हो। आपने कश्मीर फाइल में देखा होगा कि किस तरह से पुष्कर नाथ जी, जो किरदार मैंने किया था, वो अपना संतुलन खो बैठते हैं और उगाते रहते हैं। ऐसे बहुत सारे बुजुर्ग लोग मैंने देखे हैं जो बोलते हैं कि वापस जाना है, संतुलन खो बैठे हैं। तो भूलिएगा नहीं, वो भी भारत के का ही एक हिस्सा थे। बहुत सालों तक तो चुप रहे। अब एटलीस्ट लोगों को पता है कि हाँ यार, मेरा एक कश्मीरी दोस्त था जो बोलता था ऐसा कुछ हुआ था। तो उन सबको मैं श्रद्धांजलि अर्पित करना चाहता हूं जिन्होंने अपना कोई खोया। 19 जनवरी 2026 को जो हुआ, 19 जनवरी 1990 में। धन्यवाद। इसके अलावा एक वीडियो और बहुत महत्वपूर्ण है, और यह वीडियो है कश्मीर के पूर्व डीजीपी एसपी वैद्य का। उनकी जुबानी भी सुनिए कि कश्मीरियों पर क्या जुल्म हुए थे और किस तरीके से उनको इंसाफ नहीं मिला है। तो आज 19 जनवरी है। इसी दिन 36 साल पहले 1990 में कश्मीरी पंडितों का कश्मीर से विस्थापन हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूं, उस वक्त मैं एएसपी हेडक्वार्टर बडगाम लगा हुआ था और मुझे स्पेशल ड्यूटी पर बुलाया गया। श्रीनगर का जो डाउनटाउन है, वहां इंफॉर्मेशन थी कि बहुत सारे टेररिस्ट घुसे हुए हैं, छुपे हुए हैं, और सर्च अभियान लगाया गया एक लार्ज स्केल पे, जिसमें सीआरपी के आईजी सुपरवाइज कर रहे थे और इसको डिफरेंट जोन्स में बांटा गया और एक जोन का जिम्मेवारी मुझे दी गई। मेरा एरिया था जहां डिप्टी कमिश्नर श्रीनगर और डिविजनल कमिश्नर कश्मीर का दफ्तर है, टैंकीपुरा उसको बोलते हैं। उस वक्त ये सर्च अभियान हो रहा था और उसी वक्त ये सारे मस्जिदों से जो आवाज लाउड स्पीकर पे बहुत अनाउंसमेंट्स हो रही थी डिफरेंट किस्म की, जो एंटी कश्मीरी पंडितों को वहाँ के बारे में थी। और इस जो गवर्नर जगमोहन है, उनकी नियुक्ति 2 दिन पहले ही हुई थी और कश्मीर में मौसम खराब था, तो उनको 18 तारीख को जम्मू में आकर पहले चार्ज लेना पड़ा, ओथ लेनी पड़ी, और उसके बाद वो 19 तारीख को ही श्रीनगर आए थे। देखिए, ये सब हो रहा था, लेकिन किसी को पता नहीं था कि किस तरह से ये एक साजिश का हिस्सा है कि कश्मीरी पंडितों को कश्मीर से भगाया जाए। और ये बाद में ब्लेम किया जाता है कि ये जगमोहन ने कराया, उनकी साजिश थी कि कश्मीरी पंडितों को यहाँ से भगाकर जो कश्मीरी मुस्लिम हैं उन पर बम फेंके जाएं, उनका कत्लो-गार्द किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। और ये जो नैरेटिव बनाया गया, ये जगमोहन जी को बदनाम करने के लिए किया गया। तो मैं इसका पर्सनल विटनेस हूं कि ये सब कुछ हमारे सामने हुआ। हम उस वक्त ये समझ नहीं पाए कि क्या हो रहा है, लेकिन मुझे हैरानगी है कि उस वक्त की जो केंद्र सरकार थी बीपी सिंह की और मुफ्ती सैयद साहब होम मिनिस्टर थे,
और यहाँ डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला रिजाइन कर चुके थे और जगमोहन अभी उनकी नियुक्ति हुई थी और वो आ ही रहे थे। उन्होंने 19 को श्रीनगर ज्वाइन किया। ऐसे हालात बैकग्राउंड में ये सारी कश्मीरी पंडितों की विस्थापन माइग्रेशन हुई और इसके लिए मुझे समझ में नहीं आता, जो सेंट्रल एजेंसीज थी, जो लोग इस पॉलिसी लेवल पे थे, जिनके पास हर किस्म की इंटेलिजेंस होती है, उनको इस पाकिस्तान की साजिश का क्यों नहीं पता चला। धन्यवाद, नमस्कार। तो आज दोस्तों 19 जनवरी की जो तारीख है उस पर आज चर्चा करना इसलिए भी आवश्यक बनता था कि आज की तारीख को इस देश को कभी भूलना नहीं चाहिए। इस देश के ही एक राज्य का हिस्सा थे लोग। इस देश के राज्य के प्रमुख क्या आज अगर आप इतिहास की बात करें, बहुत सारी नई यंग जनरेशन जानती भी नहीं होगी, कश्मीर कभी पूर्ण रूप से हिंदू राजाओं के अधीन था। बहुत छोटे से अंतराल में ही इसको बदल के रख दिया गया। मुगलों के समय में ये सब कुछ हुआ और अभी तक भी लास्ट जो राजा थे वो भी कश्मीरी हिंदू ही थे जब भारत आजाद हुआ। कश्मीरी पंडितों का पलायन केवल भूगोल का परिवर्तन नहीं था, बल्कि यह भारत के धर्मनिरपेक्ष और अलोकतांत्रिक होने के दावों की विफलता का प्रतीक था। 3 दशकों के बाद भी हत्यारों का आजाद घूमना और अदालतों द्वारा समय की दुहाई देकर मामलों को बंद करना न्याय के सिद्धांत का उल्लंघन है। देखिए कैसे जस्टिस कैसे होता है। जस्टिस इज इक्वल टू अकाउंटेबिलिटी प्लस ट्रुथ प्लस रिपरेशन, यानी कि जिम्मेदारी तय हो, सच्चाई सामने आए और जो उनके साथ नुकसान हुआ है उन्हें मुआवजा दिया जाए। लेकिन कश्मीरी पंडितों को ऐसा कुछ नहीं मिला। कश्मीर के संदर्भ में यह समीकरण, यह वाक्य अभी भी अधूरा है। 19 जनवरी 1990 से शुरू हुआ यह सफर आज 2026 में भी एक ऐसी मंजिल की तलाश में है जहां पहचान सुरक्षित हो और न्याय केवल एक शब्द ना होकर एक जीवंत वास्तविकता हो। मुझे लगा कि इस महत्वपूर्ण विषय पर आज चर्चा निश्चित रूप से बनती है, क्योंकि आज भी 19 जनवरी की ही तारीख है। हमें याद रखना होगा कि कश्मीरियों के, मैं इस पर बहुत सारे वीडियो बना सकता हूं, लेकिन 19 जनवरी को जो शुरू हुआ कश्मीर में 1990 में, उसका एक मोटा मोटा आकलन मैं आपको दे रहा हूं। यंग जनरेशन जिन्होंने ये चीजें नहीं झेली हैं या जिन्होंने मीडिया में भी नहीं देखा, मीडिया में भी तमाम तरह की पाबंदियां लगाई गई। उसके बाद कांग्रेस की सरकारों ने, फारूक अब्दुल्ला, जो भी वहां सरकारें आई, किसी ने भी कश्मीरी पंडितों को विस्थापित करने के बारे में नहीं सोचा। अभी वर्तमान मोदी सरकार ने प्रयास शुरू किए हैं, लेकिन यह इतना बड़ा कदम है, इतना बड़ा काम है कि आसान नहीं होगा। आज भी आप कश्मीर घाटी में जाएंगे तो हिंदुओं की वापसी के प्रति कश्मीर के लोगों में कोई पॉजिटिविटी नहीं पाएंगे। और फिर इसी बीच पहलगाम जैसी घटनाएं हो जाती हैं जो एक बार फिर से पूरे सिस्टम को झकझोर देती हैं। तो कश्मीरी पंडितों की वापसी, पूर्ण वापसी, और उनके घर जब तक उन्हें उसी स्थिति में नहीं मिल जाते, दोस्तों, इंसाफ पूरा नहीं होगा। और ये तारीख 19 जनवरी की तारीख हम सबको इसी तरीके से दहलाती रहेगी, इसी तरीके से कपाती रहेगी। आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और जितना इसको आप फैला सकते हैं, स्प्रेड कर सकते हैं, उतना इसको फैलाइए, जिससे कि ये जरूरतमंद लोगों तक और इंसाफ तक जरूर पहुंचे, जिससे कश्मीर के जो लोग आज कश्मीर से बाहर रह रहे हैं और वापस जाना चाहते हैं, उनका वापसी का मार्ग प्रशस्त हो। नमस्कार। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को प्रेस करें।